और आप डेली अपने टारगेट को अचीव कर रहे होंगे। जितना आप अपना टाइम टेबल बना चुके हैं उतना पढ़ते होंगे। और फ्रेंड्स, इसी तरह मेहनत करते रहिए, आने वाले सीटेट, ईवीएस, यूपी-10, सुपर टेट को आप क्वालिफाइड करिए, मेरी यही कामना है। चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज आपका जो पहला क्वेश्चन है वो कौन सा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका कि पादप वृद्धि हेतु सबसे उपयुक्त है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। बालू, दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी और बजरी या बंजर मिट्टी। ठीक है, तो पादप वृद्धि की यदि मैं बात करूं तो पादप मीन्स होता है आपका पौधा। ठीक है, पादप मीन्स आपका होता है पौधा। तो पौधे के वृद्धि के लिए सबसे अच्छी जो मिट्टी होगी वो कौन सी मिट्टी होगी। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से मिट्टी है तो मिट्टी के ही बारे में बताना है। तो यदि हम बात करें सबसे पहले ऑप्शन की, तो पहले क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका दोमट मिट्टी। ठीक है, अब चलिए कुछ बात कर लेते हैं दोमट मिट्टी की। ठीक है, दोमट मिट्टी की बात करें फ्रेंड्स तो ये बहुत ही मुलायम मिट्टी होती है। ठीक है, ठीक है, और बहुत ही उपजाऊ होती है। क्या होती है? उपजाऊ होती है। ठीक है, पहली बात, दोमट मिट्टी में जितने भी फसल हम उगाते हैं वो बहुत ही अच्छी उपजाऊ, ये मिट्टी जो है बहुत अच्छी उपजाऊ होती है। इसकी वजह से जो फसल की उपज होती है वो बहुत ही बेहतर तरीके से हो पाती है। और दोमट मिट्टी की बात करूं और ख़ासकर उत्तर प्रदेश की बात करूं फ्रेंड्स, क्योंकि यूपी टेट में ये क्वेश्चन, सी टेट में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, यूपी टेट में खासकर उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं बताना चाहूँगी जो अपने आपके यूपी में आपका जो है दोमट मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जिससे यहाँ की खेतियाँ जो हैं कुछ अच्छी होती हैं। ठीक है, चलिए ये तो रहा आपका पहले क्वेश्चन का आंसर जो दोमट मिट्टी था। और ऑप्शंस की बात करें जैसे कि बालू, तो बालू बलुई मिट्टी है जो आपका रेगिस्तान, ठीक है, रेगिस्तान बहुत ज़्यादा जहाँ होता है बलुई मिट्टी वहाँ पाई जाती है, जैसे आपका राजस्थान हुआ, उसके और क्षेत्र हुए। ठीक है, चिकनी मिट्टी फ्रेंड्स, चिकनी मिट्टी दोमट मिट्टी के हिसाब की तरह ही चिकनी होती है, बहुत ही मुलायम होती है, लेकिन ये इतना उपजाऊ नहीं होती जितना कि दोमट मिट्टी होती है। ठीक है, चिकनी मिट्टी बलुई मिट्टी के समान ही होती है, इसके जो कण होते हैं वो बहुत ही क्या होते हैं, ज़्यादा दूर दूर होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। और बलुई मिट्टी से ज़्यादा चिकनी मिट्टी जो है पानी को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, सोखती है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करें। दूसरा क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स कि जापान की 1953 में होने वाली मिनीमाटा या मिनीमाता, दोनों कई बुक्स में आप देखेंगे तो ये दोनों वर्ड मिलते हैं, मिनीमाता भी मिलता है और मिनीमाटा भी मिलता है। तो जापान की 1953 में होने वाली मिनीमाता व्याधि जिसमें कि मछलियां संक्रमित थीं, किस पदार्थ के आधिक्य के कारण हुई थी। ठीक है, जापान में 1953 में एक घटना हुई थी, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे हम। वो किस पदार्थ के अधिक हो जाने के कारण हुई थी। ऑप्शन है निकिल, सीसा, पारा, कैडमियम। ठीक है, तो बात करें हम फ्रेंड्स अगर सही ऑप्शन की, वो है आपका पारा। आई होप आप सब लोग पहले भी इसको पढ़े होंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है अपने सीटेट के लिए। और बहुत ज़्यादा कई बुक्स जो आपके जूलॉजी है, इन्वायरमेंट जो है बहुत ज़्यादा उसमें है ईवीएस में। ठीक है, पर्यावरण में। तो जापान की यदि बात करें और मिनीमाता कैसे इस रोग का नाम पड़ा उसके बारे में बात करें, तो जापान में जितने भी कारखाने हैं उनके जो रासायनिक पदार्थ हैं, ठीक है, कारखानों से जो रासायनिक पदार्थ थे वो मिनीमाता खाड़ी में गिराए जाते थे। ठीक है, खाड़ी में क्या करते थे, गिराए जाते थे। और कारखानों में बहुत ज़्यादा रासायनिक पदार्थ होने की वजह से उसमें पारा की अधिकता क्या हो गई, मिनीमाता खाड़ी में पारा की अधिकता ज़्यादा हो गई, और जिससे जो मछलियाँ थी वो क्या हो गई, संक्रमित हो गई। ठीक है, जो पानी था उसमें पारा की अधिकता ज़्यादा हो गई, जिससे मछलियाँ चारा चुगती थी, खाती थी, माफ़ करिएगा, जो चारा खाती थी वो, उससे क्या हो जाता था उनका कि उनमें पारा की अधिकता ज़्यादा हो गई।
तो पारा की अधिकता ज़्यादा हो जाने से जो मछलियाँ लोग खाते थे वो जापान में बहुत ज़्यादा संक्रमित हुए थे मछलियों को खाने से, और सबसे पहले मछलियाँ ही संक्रमित हुई थी। तो पारा, अब पारा की बात करें, पारा क्या है? पारा एक चांदी के समान बहुत प्राकृतिक है ये। इसे हम और आप बना नहीं सकते। हाँ, इसका निर्माण हो सकता है कुछ अलग तरीक़ों से, लेकिन ये प्राकृतिक रूप से भी विद्यमान है हमारी पृथ्वी पर। तो पारा जो है जल में और मिट्टी में भी और वायु में भी हमारी उपस्थित है पारा, ठीक है, प्राकृतिक रूप से। लेकिन इसकी अधिकता ज़्यादा हो जाती है तो वो नुकसान करती है। तो जापान में 1953 में पारा की वजह से ही मिनीमाता क्या हुआ था? रोग हुआ था। अब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। कैडमियम की बात करें फ्रेंड्स, कैडमियम जो है ये भी एक चांदी के मतलब चांदी के समान ही जो चमकीला पदार्थ है, और इससे फेफड़े और गुर्दे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, ठीक है। फेफड़े और गुर्दे क्या होते हैं? ज़्यादा प्रभावित होते हैं। आई होप फ्रेंड्स ये दोनों जो क्वेश्चन हैं आपको समझ में आए होंगे। पारा और कैडमियम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, इसकी वजह से मैंने इसको बता दिया, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं आज की तीसरे क्वेश्चन की। तो तीसरा क्वेश्चन है, राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी होते हैं या होता है, ठीक है। मुख्यमंत्री, विधानसभा का अध्यक्ष, मुख्य सचिव, कैबिनेट सचिव। तो सही ऑप्शन की फ्रेंड्स में बात करूँ तो वो हैं आपके मुख्यमंत्री, ठीक है। क्योंकि जो मुख्यमंत्री होते हैं वो विधानसभा के नेता होते हैं, ठीक है, वो विधानसभा के नेता होते हैं। और राज्यपाल जो होते हैं और मंत्रिपरिषद में जो होते हैं वो जो भी नियम कानून लाना चाहते हैं अपने देश में, या जो भी चीज़ किसी राज्य में वो लाना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, तो उस पर वो मुख्यमंत्री जी से क्या करते हैं? विचार विमर्श करते हैं। तो इन दोनों के बीच के जो कड़ी होते हैं वो कौन है? मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन में, आपको समझ में आया होगा। और राज्यपाल, मंत्रिपरिषद के ये जो है अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोग हैं, उनके बारे में आप डिटेल में पढ़ते रहिए, क्योंकि आपके करंट अफेयर जो आज आप पढ़ेंगे वो आपके सुपर हिट में बहुत ज़्यादा काम आएगा। चलो फ्रेंड्स अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन दिया है, किसी भी स्थान का अपेक्षित आर्द्रता, ठीक है, अपेक्षित आर्द्रता ज्ञात करने का उपकरण है। आर्द्रता का मतलब कि कितनी नमी है इसके बारे में, ठीक है। जो वायुमंडल है, जो मौसम है, उसमें कितनी आर्द्रता है, कितनी नमी है, कितना कठोरपन है, वो वातावरण की बात हो रही है, ठीक है। आर्द्रता उसे ही कहते हैं अगर नॉर्मल भाषा में हम बात करें तो। ऑप्शन है साइक्रोमीटर, बैरोमीटर, अमीटर और उसके बाद है एक्सेनोमीटर। तो फ्रेंड्स अगर हम सही ऑप्शन की सबसे पहले बात करें तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन पहला, ठीक है, साइक्रोमीटर। साइक्रोमीटर से ही कितनी आर्द्रता है उस स्थान की, उसके बारे में कितनी नमी है, कितने परसेंट नमी है, उसके बारे में ये जो साइक्रोमीटर के द्वारा ही उसको मापा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स बैरोमीटर की। जो ऑप्शंस जो इम्पॉर्टेंट है उनके बारे में तो ज़रूर ही बात करना है ताकि कुछ काम हो जाए, ठीक है। बैरोमीटर की बात करें तो वायु को मापने के लिए बैरोमीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। इससे मैं लिख देती हूँ, वायुमंडल के दबाव को इसके द्वारा मापा जाता है, माफ़ करिएगा, वायुमंडल के दबाव को। यह ऑप्शन आपका पहला सही था, और ये वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है इससे। दबाव को इससे मापा जाता है, ठीक है, बैरोमीटर से। इसको वायुमंडलीय उपकरण भी कहते हैं। अब देखते हैं चौथा ऑप्शन, जो कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चनों में पूछा गया है। फिलहाल अभी सीटेट में तो नहीं पूछा गया, फिर भी इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो एक्सेनोमीटर जो है आपके पौधे में कितनी वृद्धि हुई है इसको मापने के लिए एक्सेनोमीटर का यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे कोई पौधा आपने लगाया और उसमें 1 महीने में या 1 हफ्ते में कितनी वृद्धि हो रही है, उस वृद्धि को मापने के लिए एक्सेनोमीटर का यूज किया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। साइक्रोमीटर किसी स्थान की आर्द्रता मापता है, बैरोमीटर वायुमंडल के दबाव को मापता है, और एक्सेनोमीटर जो है आपका वो पौधों के वृद्धि को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन भारत का उपराष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति भी रहा था या रहे थे, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
डॉक्टर एस राधाकृष्णन, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, तो ये वन लाइनर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को पता होगा, मैंने बस रिवीजन के लिए इस क्वेश्चन को ले लिया था। तो आपके उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति जो दोनों पदों पे रह चुके हैं वो आपके जो है राधा कृष्णन साहब हैं। ठीक है, और आपको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन है, या आपके क्या है प्रथम जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके क्या थे, प्रथम जो थे ये ऑप्शन क्या ही होगा। चलिए फ्रेंड्स देखिएगा कि इसमें थोड़ी सी टाइपिंग में दिक्कत है, छठवें वाले में। पहले तो यही गलत हो गया फ्रेंड्स, यहाँ पे आप बना लीजिएगा कार्डेमम। ठीक है, कार्डेमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, केरल और महाराष्ट्र। तो सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स यदि, तो कार्डेमम पहाड़ी जो है वो आपकी क्या है, केरल में स्थित है। कैसे? यदि हम इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें तो आप अगर दक्षिण भारत को बनाएंगे, ठीक है, ये आपका दक्षिण भारत हुआ, अगर ये आप दक्षिण भारत को बनाएंगे तो यहाँ पे आप पर्वत की श्रृंखलाएं देखते हैं। ठीक है, और यहीं पे आप अन्नामलाई की पहाड़ियाँ देखते हैं, नीलगिरी की पर्वत देखते हैं। तो यहीं पे जो है कार्डेमम की आपकी पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, कार्डेमम की पहाड़ियाँ दक्षिण में ही है, नीलगिरी और जो है अन्नामलाई पहाड़ी के दक्षिण में ही कार्डेमम पहाड़ी है। इसको इलायची की पहाड़ी भी कहते हैं। ठीक है, ये कार्डेमम का इंग्लिश वर्ड है जो है, इसको हिंदी में इलायची की पहाड़ियाँ भी कहते हैं। ठीक है, और केरल के लोग मतलब वहाँ के जो वहाँ के स्थानिक लोग हैं वो लोग कार्डेमम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी को क्या कहते हैं, तो वो लोग येला माला पहाड़ियाँ कहते हैं उसको। ठीक है, आप लोगों ने ज़रूर बुक्स में पढ़ी होंगी येला मेला पहाड़ियाँ। ठीक है, येला मेला पहाड़ियाँ या येला माला, माफ़ करिएगा फ्रेंड्स, इसी में एक में सब कुछ हो गया। मैं एक बार आपको रिवीजन करवा देती हूँ। कार्डेमम पहाड़ी जो है वो हिंदी में इसका नाम है इलायची की पहाड़ी, और ये आपके अन्नामलाई पर्वत और नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में स्थित है। और बात करूँ यदि मैं कार्डेमम पहाड़ी को वहाँ के लोग, जो वहाँ के स्थानिक लोग हैं, क्षेत्रीय लोग हैं, वो क्या कहते हैं, तो येला माला कहते हैं। ठीक है, येला माला पहाड़ियाँ वो कहते हैं केरल। और केरल क्या है भाई, केरल आपका मसालों के लिए प्रसिद्ध है। इसे मसालों, यहाँ पे मसाले जो हैं आपके बहुतायत में पाए जाते हैं। आज से नहीं, ये इतिहास गवाह रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, क्या ही हो गया इसमें, माफ़ करिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। उसके बाद कार्डेमम पहाड़ी इसके पहले हम बात कर चुके, और आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था फ्रेंड्स। चलिए तो देखते हैं सातवें क्वेश्चन को। वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादलों का बनना, ठीक है, बादलों का बनना, बिजली का कड़कना, तूफानों आंधियों का होना पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन है समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर सबसे पहले सही ऑप्शन की, सही उत्तर की बात करें तो वो है आपका क्षोभ मंडल। कौन है? क्षोभ मंडल है। अब चारों जितने भी वातावरण की या वायुमंडल की जितनी है परतें हैं वो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यदि मैं सबसे पहले बात करूं तो सबसे पहला जो है आपका वो है क्षोभ मंडल। ठीक है, और क्षोभ मंडल को कहते हैं टेरोस्फियर। ठीक है, ट्रोपोस्फियर, क्या हो जाता है भगवान। ठीक है, क्षोभ मंडल को कहते हैं ट्रोपोस्फियर। ठीक है, अब क्षोभ मंडल में ही क्या है, बादल बनते हैं और उसी में बिजली जो है कड़कती है, तूफान आंधियाँ क्या है क्षोभ मंडल में ही आते हैं। ये वायुमंडल की पहली परत है। ठीक है, वायुमंडल की जो दूसरी परत है फ्रेंड्स वो है आपका समताप मंडल जो है दूसरी परत है, और इसको स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर, स्फीयर समझ रहे हैं आप, मंडल के लिए स्फीयर यूज हुआ है।
तो स्ट्रेटोस्फियर है। और इसमें मौसम संबंधी जानकारियाँ मिलती हैं कि आज कितना मौसम गर्म रहेगा, आज वर्षा होने की संभावना कितनी है, इसमें मौसम संबंधी जानकारियाँ मिलती हैं। और बताएं अगर समताप मंडल में आपका, तो वायुयान या जो जहाज़ें आपकी उड़ती हैं वो इसी मंडल में उड़ती हैं, ठीक है। समताप मंडल में ही वायुयान उड़ते हैं या जहाज़ें उड़ती हैं। और जो समताप मंडल है, स्ट्रेटोस्फियर है, उसी में आपकी ओजोन परत भी पाई जाती है। आई होप आपको ओजोन परत के बारे में पता होगा, क्योंकि मैंने इसके पहले वीडियोज़ जो बनाए हैं उसमें ओजोन परत के बारे में बिल्कुल समझाया हुआ है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम आपका जो तीसरा है उसके बारे में। तीसरा जो है आपका वायुमंडल का जो परत है वो है आपका मध्यमंडल, ठीक है। मध्यमंडल को आप कहते हैं मेसोस्फियर, ठीक है, मेसोस्फियर कहते हैं। और मध्यमंडल में जो आंतरिक से उल्का पिंड आते हैं वो जलने लगते हैं और हम उसे कहते हैं पुच्छल तारे ना, होता है ना। पुच्छल तारे अलग भी होते हैं, लेकिन एक उल्का पिंड आके वहाँ पे जलने लगते हैं और राख बन के क्या होते हैं, धरती पर गिर जाते हैं। और जो उल्का पिंड पूरी तरह से नहीं जल पाते मध्यमंडल में, वो आके एक खाड़ी का निर्माण कर देते हैं हमारी पृथ्वी पर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। और चौथा आपका ऑप्शन जो है आयन मंडल, ये हमारा चौथा वायुमंडल का परत है। और आयन मंडल को कहते हैं एनोस्फीयर, ठीक है, एनोस्फीयर कहते हैं। और यदि मैं बात करूं एनोस्फीयर की, तो आयन मंडल में जो रेडियो तरंगें पाई जाती हैं, तरंग दैर्घ्य होती हैं, रेडियो तरंग दैर्घ्य होती हैं, जिसके द्वारा हम यहाँ से लेके वहाँ तक फ़ोन से बात कर सकते हैं और टेलीविज़न के अलग अलग प्रसारण को देख सकते हैं, रेडियो के प्रसारण को सुन सकते हैं, ठीक है। तो ये आयन मंडल में आपका जो है, ये जो है आपका रेडियो तरंगें पाई जाती हैं। और बहिर्मंडल एक होता है आपका पांचवा, और सबसे लास्ट जो होता है आपका बहिर्मंडल। तो पांचवा जो होता है बहिर्मंडल होता है वो अंतरिक्ष, वहाँ से अंतरिक्ष की शुरुआत हो जाती है बहिर्मंडल। फ्रेंड समझ लीजिएगा बहिर्मंडल, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम टाइम है। तो इसको एक्सोस्फीयर कहते हैं, एक्सोस्फीयर कहते हैं। और यहाँ जो है सभी गैसों का क्या होता है, संचालन होता है। यहाँ पे सारी गैसें पाई जाती हैं, ठीक है। जैसे कि नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ। नाइट्रोजन की मात्रा जो है 78% पाई जाती है, ऑक्सीजन की 21% पाई जाती है, 21%, और 1% में आपकी अन्य सभी गैसें होती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, और कभी टाइम मिला तो इसमें डिटेल में बात करेंगे। फ्रेंड जितनी भी ज़रूरी चीज़ें थी मैंने उसमें इस क्वेश्चन में समझा दी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं आगे। देखिए फ्रेंड्स, देश में वन्य जीव संरक्षण वाइल्ड लाइफ एक्ट कब लागू हुआ था, ठीक है। वर्ष 1965 में, वर्ष 1970 में, वर्ष 1972 में, वर्ष 1980 में। तो इसका सही और सबसे सटीक आंसर 1972, आप सभी लोगों को पता होगा। राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण, जो राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण कहेगा तो वो हो जाएगा आपका 1986, ठीक है। फिलहाल यहाँ आपका आंसर है 1972। आई होप फ्रेंड्स आप चीज़ों को समझ रहे होंगे और आसानी से इसको रिलेट कर पा रहे होंगे, अपने जो आपने कुछ पढ़ा हुआ है पहले से वो आपका रिवीजन हो जा रहा होगा, ठीक है। अब देखिए कौन से विटामिन जल में घुलनशील है। हाई स्कूल 976 के साइंस की बुक में दिया है। यदि हम साइंस अभी भी ग्रेजुएशन में नहीं पढ़े हैं तो अगर 6 में भी 7th में भी पढ़े हैं तो ये चीज़ें हमें पढ़ाई गई हैं, ठीक है। विटामिन ए और सी, विटामिन बी एवं सी, विटामिन बी एवं डी, विटामिन ए एवं डी। तो सबसे सही ऑप्शन जो है वो है आपका विटामिन बी एवं सी, क्योंकि विटामिन बी जो है और विटामिन सी जो है ये जल में आसानी से घुलनशील है। लेकिन आपका विटामिन ए और जो डी है वो आपका, लेकिन ये विटामिन बी और सी जो है ये आपकी वसा में घुलनशील नहीं है। वसा में घुलनशील पूछा तो ये वसा में घुलनशील नहीं है, ये चीज़ याद रखिएगा आप, ठीक है। लेकिन ये जल में घुल जाती हैं, ठीक फ्रेंड्स। अब बात करते हैं थोड़ा सा विटामिन ए से कौन सा रोग होता है, तो आप जानते हैं रतौंधी होता है। विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी से हड्डियाँ क्या हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती है ना। चलिए आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब झूम खेती होती है, झूम खेती कहाँ होती है, इस क्वेश्चन का जो है आंसर बताइए। तो ऑप्शन पहले देख लेते हैं। उत्तर भारत में, पूर्वोत्तर भारत में, दक्षिण भारत में और पश्चिमी भारत में। तो अगर आप पूरे भारत के नक्शे को देखेंगे आप,
पूरे भारत के नक्शे को देखेंगे, अगर आप पूरे भारत के नक्शे की बात करें, ठीक है, ये आपका हुआ, ये मान लीजिए यदि आप पूरे नक्शे की भारत के नक्शे की बात करें तो उत्तर भारत आपका कौन सा हुआ, तो ये आपका जो हो गया उत्तर भारत हो गया, दक्षिण भारत हो गया, तो यहाँ पे तो वो नहीं, ठीक है। अब झूम खेती वहाँ होगी जहाँ पर्वत पठार ज़्यादा होंगे, ठीक है, पर्वत पठार ज़्यादा होंगे, वो भी बहुत ज़्यादा अगर पहाड़ होंगे, पर्वत होंगे तो वहाँ खेती कैसे हो पाएगी, वहाँ तक पानी जाना मुमकिन थोड़ी है। अब उत्तर भारत में इसलिए नहीं होती क्योंकि यहाँ पे अधिकतर आप देख रहे हैं हिमालय की पूरी श्रेणियाँ हैं जम्मू कश्मीर में, ठीक है, तो इसीलिए झूम खेती वहाँ उतनी ज़्यादा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अधिक ज़्यादा, बहुत अधिक ज़्यादा पहाड़ियाँ हैं ना, और यहाँ पे घाटियाँ मिलती हैं, पठार, यहाँ पे दो पर्वत के जो बीच की जगह होती है वो क्या आपकी घाटी है, तो घाटियों में पानी ज़्यादा रुक जाएगा, या और भी रीजन हो सकते हैं जिससे झूम खेती संभव नहीं है। लेकिन पूर्वोत्तर भारत में जो पूर्वी और उत्तर का जो भाग है आपका, पूर्वोत्तर भारत में यहाँ पे जो है आपका झूम खेती होती है। झूम खेती क्या होती है, पर्वतों पे ऐसे मेड़ी सीढ़ी नुमा बनाकर उस पर जो है फसल लोग उगाते हैं, ठीक है। पश्चिमी भारत में कुछ नहीं, ये आपका गुजरात आ जाता है, राजस्थान आ जाता है, तो यहाँ पे झूम खेती संभव नहीं है क्योंकि यहाँ जो पर्वतें हैं वो कम है, आपका बस कच्छ